बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वेलोसिटी चेंजिंग, काइनेटिक एनर्जी चेंजिंग एंड पोटेंशियल एनर्जी की चेंजिंग। इसके अंदर डिटेल से हम स्टडी करेंगे कि ये कैसे वेलोसिटी में चेंजिंग होती है। जिस तरह हमने एक्स के अंदर चेंजिंग की थी, इस तरह ही हमारी वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आएगी। अच्छा, वेलोसिटी चेंजिंग के अंदर ये हमारी कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन है। इसको हमने क्या कहा था? ओ कहा था। और ये हमारी कौन सी पोजीशन है? एक्सट्रीम। गुड, शाबाश। और इसको हमने क्या नाम दिया था? ए का नाम दिया था। ओ ए का नाम था, ओ से ए तक जाता था। और ये हमारी क्या है? बी पोजीशन। ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। यानी कि दो हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है, ए बी और बी बी। और ओ हमारी मीन पोजीशन है। अच्छा, वेलोसिटी को देखने के लिए लेट कर लो कि यहाँ पे एक आदमी है, वो यहाँ से भागेगा कि हमने उसकी रेस लगवानी है। जो यहाँ से रन करेगा, तो रन करते हुए क्या वो ओ पे आके रुकेगा? वो कहाँ तक जाएगा? ए तक जाएगा। ए पे जाके जब वो वापस टर्न करेगा, तो क्या उसको 1 सेकंड के लिए या किसी भी टाइम 1 सेकंड के 10वें हिस्से में भी क्या उसको यहाँ पे रुकना पड़ेगा? लाजिम बात है, वो यहाँ पे रेस्ट करेगा ए पे जाके, तो फिर ही वापस टर्न करेगा। तो इट मीन्स जब ये बॉडी लेट करो ये यहाँ से भागता है, तो यहाँ पे बी ओ पे नहीं रुकेगा, बल्कि ए पे रुकेगा या बी पे जाके रेस्ट में आएगा और मूव करेगा। अच्छा, इसी बात को हमने स्टडी करना है। पहले इसको सिंपल समझते हैं, बाद में इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि मास स्प्रिंग के अकॉर्डिंग समझेंगे। अच्छा, जब ये बॉडी ए पे आएगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे आके, क्या होगी? उसकी वेलोसिटी 0 होगी। यहाँ पे रुकेगा तो वापस जाएगा। जब वापस जाएगा तो वापसी पे क्या यहाँ पे आके वो रेस्ट में आएगा? नहीं, बल्कि जब यहाँ से वो गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जब एक आदमी भागता है तो दरमियान में जब पहुंचता तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। जब वो इधर से वापस जाएगा तो वेलोसिटी फिर दोबारा कम होना शुरू हो जाएगी, और होते होते वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसको हम डिटेल से मजीद देखते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं कि कोई बॉडी है, वो ओ से ए की जानिब जा रही है, यानी कि मीन पोजीशन से कहाँ जा रही है? ए की जानिब। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी उसकी? मैक्सिमम थी। जब वो आगे मूव करेगा ए की जानिब, तो लाजिम बात है उसको अपनी वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। और कम करते करते उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और वो वहां पे रुकेगा, और रुकने के बाद वो वापिस आएगा। जब वापिस आएगा तो उसकी वेलोसिटी दोबारा देखो क्या हो रही है? इंक्रीज होना शुरू हो गई है। ठीक है, इंक्रीज होते होते जब वो मीन पोजीशन में पहुंचेगा, तो मीन पोजीशन में पहुंच के उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम होगी। यहाँ पे जब पहुंचेगा मीन पोजीशन पे, यहाँ पे रुकेगा आके वो मीन पोजीशन पे? नहीं, बल्कि यहाँ से जब गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी उस वक्त क्या होगी? मैक्सिमम होगी। यहाँ समझ आ गई बात की? तो उसके बाद जब यहाँ से गुजर के जब वो आगे जाएगा बी की जानिब, एक्सट्रीम की जानिब, तो फिर क्या होगा? उसकी वेलोसिटी दोबारा कम होना शुरू हो जाएगी। गुड, शाबाश। समझ आ रही ना बात की? और कम होते होते क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर होगी बात? अब वो जब दोबारा भागना शुरू करेगा तो 0 से क्या होना शुरू हो जाएगी उसकी वेलोसिटी? इंक्रीज। गुड। जब बी से किसकी जानिब जाएगा? मीन पोजीशन की जानिब, तो वेलोसिटी फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और इंक्रीज होते होते क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। इसी तरह जब दोबारा फिर मीन से ए की तरफ जाएगा, तो फिर उसकी वेलोसिटी देखो ऊपर शो किया हुआ है, वो इंक्रीज होते होते, तो सॉरी डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर होगी बात? तो ये सारा यहाँ पे मेथड हो रहा होता है। इसी बातों को हमने अपने अल्फाज में भी लिखना है और आगे एक्सप्लेन भी करना है। अब वेलोसिटी चेंजिंग की समझ आ गई आपको? सिंपल लफ्जों में, अगर ये कॉन्सेप्ट को आप माइंड में नहीं भी रख सकती, लेकिन मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है। अब आपने ध्यान में रखना है कि जब एक्सट्रीम पे जाती है बॉडी, तो उसको रुकना पड़ता है, उसकी वेलोसिटी को 0 होना पड़ता है, फिर वो वापस टर्न करेगी। तो इसका मतलब एक्सट्रीम पे ए पे और बी पे वेलोसिटीज क्या होंगी? 0 होंगी, मिनिमम होंगी, 0 होंगी। लेकिन जब वो दरमियान से गुजरेगा तो उस वक्त क्या वो रुकेगा? नहीं, बल्कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अच्छा, यहां तक ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता है आपको? 1/2 mv स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है।
अब अच्छा आप बताओ काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के दरमियान क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी, अगर आपकी वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी एक दूसरे के, वैसे ही मैंने बताया कि अगर कोई चीज़ बटे में ना हो बल्कि आमने सामने हो, ऊपर हो, तो वो आपस में हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। अच्छा इन्हीं, अगर जिस तरह हमने एक्स को देखा था, एक्स के जरिए एक्सेलरेशन, फोर्स और क्या नाम है उसका, एक और चीज़ थी, उसको हमने फाइंड किया था कि वो एक्स से रिलेट करती हैं। इसी तरह जो वेलोसिटी है, ये काइनेटिक एनर्जी, ये किससे ताल्लुक़ रखती है? वेलोसिटी से। अगर आपकी वेलोसिटी ज़ीरो है यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? ज़ीरो होगी। आगे बात समझ? काइनेटिक एनर्जी को याद रखना मुश्किल तो नहीं है। अच्छा अगर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम है कहाँ पे? मीन पोजीशन पे, ओ पे। ओ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा अब बी के ऊपर यानी एक्सट्रीम के ऊपर वेलोसिटी क्या होती है? तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक समझ आ गई बात की कि वेलोसिटी, अब ये तो मेरे ख्याल से मैंने सारा बता दिया आपको डिटेल से, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का आपस में क्या रिलेशन है, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब वो तो था ना एक जनरल एग्जांपल, ये अब वो जो स्प्रिंग मास सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अब आपने खुद बताना है ओ के ऊपर क्या होगा? वेलोसिटी, और ए के ऊपर वेलोसिटी जीरो होगी। जब वेलोसिटी जीरो होगी ए के ऊपर, काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब ये कॉन्सेप्ट सारा मैंने पीछे बता दिया है कि क्यों है, क्या वजह है, वो सारा मैंने पीछे समझा दिया है। जब बॉडी यहाँ से आगे जाएगी मीन की तरफ, तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, जाके उसकी वेलोसिटी वहाँ पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी। जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो गई। जब वो जाएगा किसकी जानिब? बी की जानिब, तो यहाँ से वेलोसिटी कम होगी, कम होते होते क्या हो जाएगी? जीरो पे आ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? जीरो। जब यहाँ से बॉडी दोबारा किस तरफ जानिब जाएगी? ओ की जानिब, तो वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इंक्रीज होते होते क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। जब मीन से दोबारा बॉडी जाएगी ए की जानिब, तो वेलोसिटी डिक्रीज, कम होते होते क्या हो जाएगी? जीरो। ये सर्कल चलता रहेगा, बार बार ये काम होता रहेगा, लेकिन कंडीशन यही रहेंगी, काम यही रहेगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अब ये वो टॉपिक है जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है। अच्छा इन्हीं को अपने अपने अल्फाज में बयान करना है। आगे आगे पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला याद है आपको? क्या होता है? एम जी एच। अब जो एम जी एच, अब जो एच है, एच क्या है हमारा? एच हमारा हाइट है, यानी कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कह लो, हाइट कह लो, एक्स कह लो आप, यानी ये एच में एक्स के साथ रिलेट करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी और हाइट के दरमियान कौन सा रिलेशन है? अगर आपका एच ज़्यादा होगा यानी कि हाइट ज़्यादा होगी, एक्स ज़्यादा होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? वो भी एक्स पे डिपेंड करती है। अब आपको याद है कि यहाँ पे ए के ऊपर एक्स क्या था? एक्स है क्या हमारा? मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान डिस्प्लेसमेंट। तो ये मैक्सिमम है डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक, तो एक्स यहाँ पे क्या होगा? बाकी ये पीछे सारा मैंने टॉपिक समझाया हुआ है, वो आप दोबारा देख लेना, तो आपको दोबारा समझ आ जाएगी कि एक्स मैक्सिमम क्यों है। अगर वो डिटेल से बताऊंगा तो सारी बातें दोबारा रिपीट हो जाएंगी। तो जब एक्स मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? मैक्सिमम। उसके अलावा मैंने क्या बताया था कि आपका एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम हो। मीन पोजीशन के ऊपर आपका एक्स क्या होगा? हाँ जी, ए से हो गया जाएगा तो कम होता जाएगा, और एक्स पे जाके, सॉरी मीन पोजीशन ओ पे जाके आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, और आपकी एक्सेलरेशन भी जीरो, और आपका फोर्स भी जीरो। ये तीन बातें तो हमने पहले समझ ली थी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी एक्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। जब बॉडी यहाँ से ओ से बी की जानिब जाएगी, तो गुड शाबाश, आपका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता जाएगा, और बी पे जाकर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो इसका मतलब आपका एक्स मैक्सिमम होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी
मैक्सिमम होगी। तो बाकी तो आपने पीछे बातें पढ़ी हुई हैं, एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा और फोर्स भी। वो क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी एक्स पे डिपेंड करती हैं, वो सारे के सारे एक्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक क्लियर है? आसान तो नहीं है। इक्वेशन स्प्रिंग मास सिस्टम। अब ये एक इक्वेशन दी गई है, जब आप बुक के अंदर देखोगी वो इक्वेशन आपने बस ये याद रखनी है। वो होती है टी इज इक्वल टू 2 पाई m/k। ये किस तरह डिराइव हुई, कैसे आई, इसको छोड़ दें, इसका हमारा टॉपिक नहीं है। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि टी क्या है। ये फार्मूला मैं समझाता हूँ क्या है ये कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या है, कोई अंदाजा है आपको? तो ये असल में टाइम पीरियड है। ये इक्वेशन किसकी है? टाइम पीरियड की। ये बस यही रहेगा टॉपिक, इसके बाद हमारा कवर हो जाना है। अब ये होता क्या है? टाइम पीरियड का मतलब होता है कि कितना कोई चीज़ कितना टाइम लेती है। अब लेट करो ये मास है, कहाँ पे है इस वक्त? मीन पोजीशन पे। अब ये मास को जब मैं ये मास यहाँ से कहाँ पे आएगा? ए पे आएगा, फिर दोबारा, और फिर दोबारा, और फिर दोबारा। अब इसको पूरा एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए, पूरा एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। आसान तो नहीं है? हाँ जी, पूरा एक चक्कर। देखो पूरा एक चक्कर मुकम्मल करने में जितना टाइम लगता है जिसम को, ओ से ए ओ से कहाँ गया? ए, ओ पे आया, बी पे आया, फिर दोबारा ओ, यहाँ तक आने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। दोबारा रिपीट कर दूं, टाइम पीरियड क्या होता है कि जिस्म को एक चक्कर, एक सर्कल मुकम्मल करने के लिए, या एक वाइब्रेशन भी कह सकते हो, मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन है, ये हमारी क्या है? इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। ये एक पूरा, अगर ये ओ से ए तक जाता है और दोबारा ओ पे आ जाता है तो इसको हम टाइम पीरियड नहीं कहेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड का मतलब क्या है? पूरा एक वाइब्रेशन मुकम्मल करना है। ओ से ए पे जाएगा, ए से ओ पे, फिर बी पे जाएगा और फिर दोबारा ओ पे वापस आएगा। अगर ये मुकम्मल नहीं करता तो हम उसको टाइम पीरियड नहीं कहेंगे। यहाँ तक क्लियर होगी बात? अच्छा, अब आप बताओ, ये टू कांस्टेंट है, चेंज हो सकता है? नहीं, टू चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि टू तो टू ही रहेगा। उसको मैं 3 कह सकता हूँ, पाई को पाई ही कहेंगे, 22/7 या 3.14। याद है वैल्यू इसकी? पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। वो भी चेंज, के की वैल्यू भी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि के हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है स्प्रिंग का। लेकिन जो मास है हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब मास मैंने लगाया 1 ग्राम का, तो मैं 2 ग्राम का भी ले सकता हूँ, 3 का भी ले सकता हूँ, 4 का भी चेंज कर सकता हूँ कि नहीं? तो इसका मतलब टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? मैथ पे। तो अगर मैथ, अब सॉरी एक चीज़ रह गई, अब ये जिसम ऐसे मूव करता है, पहले ओ से ए पे गया, फिर ओ पे आया, फिर बी पे गया, फिर दोबारा ओ पे आया। ये उसने ये नई वाइब्रेशन दिखाई। ये देखो एक वेव नहीं बन रही, एक वेव बन रही है। तो इसको वन वाइब्रेशन, कंप्लीट वन वाइब्रेशन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे टाइम पीरियड का बता रहा था मैं। टाइम पीरियड क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मैथ के। मैथ ज़्यादा होगा तो टाइम टाइम को अपना चक्कर मुकम्मल करने के लिए भी टाइम ज़्यादा चाहिए। अगर मैथ लेट को लो 5 kg का है तो इसको 5 मिनट लग रहे हैं। अगर मास है 1 kg का तो इसको क्या लग रहा है? 1 मिनट। यानी कि एक चक्कर, ये पूरा एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए उसको 1 मिनट लग रहा है। अगर मास कम कम है, या अगर मास ज़्यादा है तो उसको पूरा चक्कर कम करने के लिए टाइम भी ज़्यादा लगेगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अगर ये आपको समझ आ गया है सारा का सारा मास स्प्रिंग सिस्टम या स्प्रिंग मास सिस्टम, तो आप समझ लो कि आपको वो बाउल वाला भी समझ आ जाएगा, आपको पेंडुलम वाला भी 100% समझ आ जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक जो है, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो भी आपको 100% समझ आ जाएंगी। काफ़ी इतना आज, चलो ठीक है।